Hello aspirants and welcome back to our channel. Today we'll discuss The Hindu analysis dated 19th August 2021. So let's start today's discussion. Our first headline states Collegium recommends 8 judges for Supreme Court. Now what is this न्यूज़? सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में हम बहुत दिन से न्यूज़ सुन रहे हैं कि देयर इज़ अ लैक ऑफ जजेस, रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा है एंड ये क्वेश्चन उठता है कि इस बेसिस पे हमारा जुडिशरी कैसे काम कर रहा है. देयर इज़ अ फॉल ऑफ इन द वर्किंग ऑफ जुडिशरी. ये सब न्यूज़ हम कंटिन्यूसली सुन रहे हैं. ये जो हमारा आर्टिकल है, ये आर्टिकल ये बताता है कि हमारा जो कॉलेजियम है उन्होंने रेकमेंड किया है कि वी हैव टू अपॉइंट न्यू 8 जजेस फॉर दी कोर्ट्स. इसमें से भी जो उन्होंने बोला है कि आउट ऑफ दिस 8, 3 जजेस विल बी वुमेन. कर्नाटका हाई कोर्ट जज BV Nagarnatha has the chance to become the first woman चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये चीज़ हमने उस दिन भी देखा था. ये चीज़ बोला जाता है कि आज तक किसी भी वुमेन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया है, बट मे बी इस साल या अगले साल तक ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा कि देयर विल बी फर्स्ट वुमेन हु विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. The Supreme Court Collegium, led by the Chief Justice of India N.V. Ramana, has recommended it to the government 9 names of the appointment as judges in the court, and in the process scripted history by naming Karnataka High Court judge who may become the first woman CJI few years from now. उन्होंने ये खुद से रिकमेंड किया है NV रमना ने कि मेरे बाद जो आप नेक्स्ट जज अपॉइंट करो, क्योंकि ये अपील तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं. उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि मेरे बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस आप इनको बनाइए. तो शायद ये चीज़ हो सकता है कि हमारा नया हिस्ट्री लिखेगा जिसमें हमारी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी. अब ये जो हमारा कॉलेजियम है जो अभी कंसिस्ट होता है, ये बॉडी, इस बॉडी में अभी करेंटली हमारे एक CJI दैट इज़ मिस्टर रमना हैं, दूसरे UU ललित, MA खालविंगर, DA चंद्रचूड़ एंड नागेश्वर राव. ये 4 लोग हैं. ठीक है. और इनका जो है लेट आवर्स 17 अगस्त तक ये चीज़ बात हुई थी कि किस किस का नाम पब्लिश करना है या देना है, एंड दे हैव गिवन टोटल लिस्ट ऑफ जजेस जिनको वो अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं. उसमें से इफ़ यू विल सी दे स्टेटेड वी वांट 3 वुमेन जजेस. 8 judges and 1 lawyer from the Supreme Court bar have been recommended. There are Karnataka High Court Chief Justice A.S. Oka, who is the most senior Chief Justice, Gujarat Chief Justice Vikram Nath, Sikkim Chief Justice J.K. Maheshwari, Telangana Chief Justice Hima Kohli, who is also one of the serving women Chief Justice Nagarnatha. ठीक है. ये उनकी लिस्ट दिया उन्होंने कि हम इनको चाहते हैं हमारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इंक्लूड करना, क्योंकि ये जितने भी हैं दे आर करेंटली सर्विंग एज अ जजेस इन दी हाई कोर्ट. सो कॉलेजियम ने फर्स्ट टाइम ये रेजोल्यूशन लाया कि उन्होंने 3 वुमेन्स का रिकमेंडेशन दिया कि वी वांट एटलीस्ट 3 वुमेन्स फॉर अ जजेस इन दी सुप्रीम कोर्ट. अब ये आर्टिकल अगर हम देखें, ये आर्टिकल हमारे इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बाय द टर्म ऑफ कॉलेजियम. ठीक है. लास्ट न्यूज़ में भी हमने देखा था कि कॉलेजियम की वर्किंग क्या हो रही है, किस बेसिस पे हो रहा है. तो हमारे लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टर्म है क्या, इसकी वर्किंग क्या होती है. कॉलेजियम का सिंपल अगर मैं बताऊं, इट इज़ अ सिस्टम और अ बॉडी. सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट. सिंपल आप याद रख सकते हैं, कॉलेजियम इज़ अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट जो कि सारे जजेस के ट्रांसफ़र या जजेस को अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस का काम करता है. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट के ये बॉडी होती है कॉलेजियम, जो कि जितने भी जजेस को अगर अपॉइंट करना है, शिफ्ट करना है, उसका काम ये करते हैं. अब इसके लिए कोई पार्लियामेंट में एक्ट नहीं है, देयर इज़ नो एक्ट फॉर द कॉलेजियम, पर ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाथ के पावर्स हैं. ठीक है. हमारे प्रोविज़न में कोई एक्चुअली बॉडी नहीं बनी है कॉलेजियम करके, बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक पावर दिया गया है कि ऐसी एक बॉडी बनेगी जो कि हमारे जजेस के रिलेटेड का फंक्शनिंग करेगा. ठीक है. सो कॉलेजियम इज़ अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ एक्ट, बट इट इज़ अंडर दी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अभी अगर एवोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम देखिए कि ये सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया इसका कोई एक्ट नहीं था. सबसे पहला एक केस आया था
1981 में। 1981 में एक केस आया था जिसमें ये चीज़ क्लियर कर दिया गया कि जो हमारे CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनके रिकमेंडेशंस बहुत काम आएंगे इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफ़र। तो कॉलेजियम का सबसे पहले रिलेटेड केस वॉज इन 1981, जिसमें इट गेव और इट डिक्लेयर्ड द प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशंस और उनके जुडिशियल अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र को हम सुप्रीमेसी मानेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर जुडिशरी को ये अपॉइंटमेंट का पावर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट केस में अगर बोलूँ 1993 में, उसके बाद एक नेक्स्ट केस था जिसमें एक्चुअल ऐसा कॉलेजियम का बॉडी या सिस्टम बनाया गया था कंसल्टेशन के लिए। ठीक है, उस टाइम पे जो ये बॉडी बनाया था 1993 में, उसका ये फंक्शन नहीं था कि वो जजेस करेगा, बट फॉर द रीज़न ऑफ कंसल्टेशन कोई एक बॉडी रहना चाहिए, अपर बॉडी, जिसको हम कंसल्ट करें। तो उसके वजह से 1993 में ये कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, इट एडेड दैट इट वॉज नॉट अ CJI's इंडिविजुअल ओपिनियन। ये चीज़ देखा जा सकता था कि CJI का इंडिविजुअल ओपिनियन अगर आप लेने जाओ तो शायद वो इन्फ्लुएंशियल होगा या शायद वो दूसरी पार्टी की बात ना समझे। सो सिंगल CJI का डिसीजन पे हम ना चले, इसके वजह से एक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए बॉडी बनाया गया जिसमें 2 सीनियर जजेस रखे गए विथ CJI। तो टोटल 3 जन हो गए, एक हमारे CJI थे और 2 हमारे सीनियर जजेस हुए। उसके बाद थर्ड केस जो हमारा हुआ, जो थर्ड केस था 1993 के बाद, दैट वाज 1998। 1998 के बाद मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट्स के रेफरेंस पर बात किया कि हम हमारी कॉलेजियम बॉडी को एक्सपांड करना चाहते हैं। जो 2 सीनियर जजेस थे उसके जगह पर हम उसको 5 मेंबर बॉडी बनाना चाहेंगे, जिसमें एक सीनियर एक हमारे CJI होंगे और 4 सीनियर मोस्ट कलीग होंगे। सो 1993 से 1998 पे आकर हमारे ये जो 3 बॉडी मेंबर्स थे वो 5 बॉडी मेंबर अब बन गया। ठीक है, सो ये जो कॉलेजियम है ये इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इट कंप्राइज करंटली, अगर मैं बोलूँ करंटली इट कंप्राइजेज ऑफ 4 मेंबर्स। ठीक है, तो जो 4 हमारे सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो इसके मेंबर्स होते हैं, प्लस हमारे एक CJI। सो ऐसा सेम अगर मैं बोलूँ, सेम हमारे हाई कोर्ट में भी होता है, हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें हमारे हाई कोर्ट मतलब स्टेट के CJI और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उधर भी। अभी इसमें क्या काम होता है, हमारे हाई कोर्ट की कॉलेजियम का रिकमेंडेशन जो है अगर गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, किसी तरह की अप्रूवल करनी है, वो हमारा कॉलेजियम देखता है। गवर्नमेंट का रोल इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि हमने जैसे देखा था जब हमारे बॉडी बना था तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर जुडिशली को थोड़ा पावर दे दिया गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज़ ओनली रूल्स जब तक वो उनके नेम सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं, बट मेन जो डिसीजन है वो हमारा कॉलेजियम ही करेगा। अब उसके अंदर एक मैं बात दे करूँ तो गवर्नमेंट्स रोल इज़ लिमिटेड टू गेट एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय IB। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर है। तो उनका कहीं ना कहीं इसके अंदर रोल हो सकता है, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट कोई भी रोल नहीं दे सकता। अब अगर हम प्रोसीजर देखें, ये जजेस जो अपॉइंट होते हैं, सबसे पहले जो हमारे इसके हेड मेंबर हैं वो हमारे CJI के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही कि कौन अपॉइंट करता है, इनको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, एज़ फार एज CJI इज़ कंसर्न, बाकी के जो उसके अंडर के, अगर CJI के बाद के, जैसे अभी हमारे NV रमना है, इनके बाद के जो नेक्स्ट CJI होंगे उनका रिकमेंडेशन या सजेशन CJI दे सकते हैं कि आई वांट आप इनको लो, बिकॉज ये इनके एक्सपीरियंसेस हैं। सो इनके सजेशंस और रिकमेंडेशन कंसिडर किया जाता है। किस बेसिस पे किया जाता है? सीनियरिटी, कि कितनी साल की एक्सपीरियंस है। ठीक है, और क्या क्या केसेस इन्होंने लड़े हैं, किस बेसिस पे इनका नेम है। ठीक है, अदर जजेस की बात करूँ तो अदर जजेस जो भी इनके अंदर होते हैं वो CJI करते हैं, CJI के कंसल्ट में बाकी सब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, सेम गोज विद द हाई कोर्ट जजेस ऑल्सो। अब CJI, अगर मैं कॉलेजियम, ये सब हमारे फंक्शंस और ये सब हो गए थे। अब हम थोड़े देखते हैं इनकी क्रिटिसिज्म क्या है। अगर मैं बात करूँ CJI की, कॉलेजियम की सबसे पहली क्रिटिसिज्म जिसकी वजह से 2019 से ये चीज़ बन रहा है कि कॉलेजियम जो है वो नेपोटिज्म प्रैक्टिस कर रहा है, एक है कि देयर इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी।
लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि हमारे कॉलेजियम को एक हायर पावर दे दिया गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी कभी कभी उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता, ना कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके हेड मेंबर होते हैं। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं चीज़ देखा जाता है कि देर इज़ द लैक ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी इन इट। ठीक है, क्लियर चीज़ें इधर बताई नहीं जाती इसके बारे में। दूसरी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नेपोटिज्म किया जाता है। नेपोटिज्म किस बेसिस पे किया जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, तो उनके फेवर में जो लोग हैं शायद वो उनको अपॉइंट करें। ठीक है, तो ये एक नेपोटिज्म प्रैक्टिस होता है, जिसके वजह से बीच में 2019 में ये भी उठा था कि कॉलेजियम का जो बॉडी है उसको डिसॉल्व करो और उसके जगह पर प्रॉपर एक बॉडी बनाओ जो कि सारे जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा, ना कि कॉलेजियम करे। ठीक है, जिसकी वजह से नेपोटिज्म की वजह से क्या होता है, कितने बार जो टैलेंटेड और जो हम बोल सकते हैं जिनके हक में होता है कि उनको बनना चाहिए और जजेस, उनको नहीं मिल पाता है, तो दे आर बीन ओवरलुक्ड ओवर दी सच पीपल्स हु आर इन फेवर्स। सो ये कुछ उसके क्रिटिसिज्म है। ठीक है, जैसे मैंने आपको 2019 की बात की, जब ये चीज़ बहुत देखा गया कि ऐसी चीज़ें हुई जा रही हैं, 2019 में ये पहला अटेम्प्ट किया गया था कि कॉलेजियम के जगह पर एक दूसरी बॉडी बनाया जाए, दैट इज़ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल कमीशन। तो उन्होंने बोला था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बने। इसका जो पहला आइडिया था वो 2015 में ही दिया गया था कि हमें ऐसी बॉडी बननी चाहिए, बट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है। बट येस, अभी भी ये क्वेश्चन उठता है कि कॉलेजियम बॉडी को आप हटाकर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाओ, ताकि ये जितने क्रिटिसिज्म है ये सब फॉलो ना हो, एक क्लियर अकाउंटेबिलिटी हो और कहीं ना कहीं नेपोटिज्म प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, सो ये कुछ थे हमारे कॉलेजियम के रिलेटेड। और आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे आर्टिकल्स रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट आपको भी पता है, आर्टिकल 124(2), ठीक है, जो कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है रिलेटेड टू कंसल्टेशन। आर्टिकल 127 सेम गोज विद दी, दिस इज़ फॉर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एंड दिस इज़ फॉर हाई कोर्ट। ठीक है, सो आई होप सो आप क्लियर हो इस न्यूज़ के रिलेटेड। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ स्टेट्स गोरख धंधा टर्म बैंड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। अब ये न्यूज़ क्यों आया था? इफ़ यू विल सी, Haryana government has banned the official communication, the use of expression of Gorakh Dhanda, generally used to describe the unethical practices. The decision was taken by Chief Minister Manohar Lal after the delegation of Gorakhnath community met him, according to an official statement on Wednesday. Mr. Lal said Gorakhnath was a saint and using the term हर्ट सेंटीमेंट्स ऑफ फॉलोअर्स। अब ये हुआ क्या था, यूजुअली जैसे हमारे नॉर्मल लोकल लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ, लोकल लैंग्वेजेस में हरियाणा में ये चीज़ बोला जाता था जब भी कुछ अनएथिकल वर्क्स होते थे, कुछ भी हमारे हम बोल सकते कोई भी इलीगल या अनएथिकल, तो उनको वो ये टर्म यूज़ करते थे कि अरे ये तो गोरख धंधा है। ठीक है, सो दे यूज़ द टर्म ऑफ गोरख धंधा। ये कंटिन्यूस यूज़ होने की वजह से क्या हुआ, हम देखेंगे कि कौन है ये गोरखनाथ। इनकी जो कम्युनिटी थी, इनकी जो फॉलोअर्स थी गोरखनाथ जी की, वो जाके हमारे सीएम से मिले एंड बोले कि अगर आप ऐसे टर्म्स यूज़ कर रहे हो तो इट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल फॉर अ गुरु, फॉर अ टीचर, जिसके वजह से वहाँ के सीएम ने बोला कि अब से हम ये टर्म को बैन कर देते हैं, कोई भी ये टर्म यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, सो ये टर्म को उन्होंने बैन कर दिया। अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन है ये गोरखनाथ, जिनके लिए इतने फॉलोअर्स हैं या जिनके वजह से कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी आके बोल रही कि यू शुड टर्म दिस बैन वर्ड। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गोरखनाथ की, गोरखनाथ या फिर इनको गोरक्षनाथा भी बोला जाता है, ये हमारे मास्टर योगी थे। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ अ मास्टर योगी। ठीक है, ये भी बोला जाता है कि ही वॉज अ फाउंडर ऑफ कनपथा योगीज। योगीज अगर हम बात करें, देर आर वेरियस डिवीजन इन दी योगीज। ठीक है, सो कनपथा योगी जो हैं उसके फाउंडर थे हमारे गोरखनाथ। कनपथा की अगर मैं बात करूं, इट इज़ एन ऑर्डर ऑफ एस्थेटिक जो कि फिजिकल स्ट्रेस और स्पिरिचुअल स्ट्रेस को रिलीव करता है।
ठीक है. सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ कनपता योगी, एन ऑर्डर ऑफ एस्थेटिक दैट स्ट्रेस द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स ऑफ हठ योगा. ठीक है. हठ योगा जो है, हठ योगा ऐसा कुछ नहीं है. हठ योगा इज बेसिकली एक इंडियन स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी का एक पार्ट है. अगर हम स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी देखें तो वो 6-7 पार्ट में डिवाइडेड है. स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी जो है वो हमारे 6-7 पार्ट में डिवाइडेड है. उसमें से एक पार्ट है हमारा हठा योगा. ठीक है. हठा योगा का एक पार्ट है कनपथा योगी. ठीक है. तो इसका मेन काम अगर मैं बात करूँ तो ये बॉडी का मतलब फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलीज, स्ट्रेस रिलीज का इनके बारे में दिया गया है. अगर हम डिटेल में बात करें गोरखनाथ के बारे में तो उनको कहीं ना कहीं एक लेजेंड भी माना जाता है. बिकॉज ऐसा माना जाता था कि ही है जो वो जिस एनवायरनमेंट में उनका ब्रॉटअप हुआ है, इट इज़ फुल ऑफ द एलिज मेरिकुलस पावर. ही वॉज बॉर्न इन पंजाब एंड उनका जो बाकी का लाइफ टाइम है वो ट्रैवलिंग में गया है. सो उनका बॉर्न प्लेस जो है वो पंजाब है, बट उनका बाकी लाइफ बीइंग अ सेंट ट्रैवलिंग द होल वर्ल्ड में गया था. उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे अच्छे टीचर्स, उनके टीचर्स से मुलाकात हुई या उनके नॉलेज उन्होंने लिए, जैसे कि हमारे कबीर हो गए. ठीक है. देन हमारे पोएट नानक जो थे वो कबीर हमारे पोएट थे. हमारे जो सिख के गुरु नानक हैं उनसे उन्होंने कहीं ना कहीं टीचिंग ली है. ठीक है. सो ही हैज़ ऑल्सो थॉट टू हैव पॉपुलराइज द प्रैक्टिस ऑफ योगा थ्रू आउट दी इंडिया. ये भी बोला जाता है कि इंडिया में योगा को एनकरेज करने का कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इनका भी हाथ था. Although Gorakhnath is traditionally regarded as the discipline of Matsyanandra, who is understood as Natha Yogi, he was the first human guru in teaching succession. योगा का प्रॉपर अगर हम ह्यूमन गुरु देखें तो वो हमारे नथा गुरु को मानते हैं. उनके एक डिसाइबल थे गोरखनाथ. ठीक है. सो गोरखनाथ जो है उन्होंने, हम बोल सकते हैं कि उनके वन ऑफ द डिसाइपल थे वो, जिन्होंने पूरा योगा एंड ये जो योगिक चीज़ों के बारे में पढ़ाई की है. आगे अगर हम देखें उनके बारे में, उनकी वर्क, बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे कि एक था गोरख संहिता विच इज़ द कलेक्शन ऑफ गोरख. ठीक है. वो भी उनका एक वन ऑफ द वर्क है जिसमें उन्होंने हठा योगा के बारे में बताया है. उनकी इसी वर्क को अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया था. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इनका बहुत बड़ा रोल है इंडियन कल्चर में. ठीक है. इंडियन कल्चर एंड फिलोसफी में ही प्लेज अ वेरी गुड रोल. ठीक है. और अगर आप उनका नाम इस चीज़ पर यूज़ करते हो तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग. ठीक है. क्योंकि अगर हम देख रहे थे ही वॉज वन ऑफ द पर्सन जो कि हमारे इंडिया के मेजर पर्सनालिटी से मिले हैं, उनकी नॉलेज उन्होंने गेन किया है. देन हमारे योगा को आगे बढ़ाने का, अवेयरनेस देने का भी काम इन्होंने किया है. सो उस पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक सो कि सीएम का ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि इस टर्म को उन्होंने बैन कर दिया. सो आई होप सो ये चीज़ क्लियर है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. इट स्टेट्स व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अफगानिस्तान. अगेन अफ़गानिस्तान के ऊपर एक आर्टिकल आया है. अफ़गानिस्तान के बारे में अगर हम बोलूँ तो हम लोग बहुत दिन से सुन रहे थे. अफ़गानिस्तान में कुछ टाइम पहले नेगोशिएशन की बात हुई. देन देखा गया कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे और उनके जो कुछ ऑफिशियल्स थे वो उनके साथ छोड़ के चले गए अफ़गानिस्तान. देन उसके बाद हमने एक आर्टिकल देखा कि तालिबान ये चीज़ बोल रहा है कि हम पहले की तरह रूलिंग नहीं करेंगे, बट वी विल गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू द वुमेंस. ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रूल्स ओनली, विल ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू द जर्नलिस्ट. उनको भी उनका काम करने देंगे, बट हमारे नेशनल नीड्स के अगेंस्ट वो लोग नहीं बोलने चाहिए. ये सब कुछ आर्टिकल्स देखा था. आज का आर्टिकल जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करता है कि अब आगे अफ़गानिस्तान का क्या होगा. ठीक है. It is written here that almost 20 years after the outdated power of US-led invention, Taliban, who rose a group of madrasa students in 1990s under the leadership of Mullah Omar, are back in Kabul. The city fell without a fight on 15th August. And the President Ashraf Ghani, most of his ministers, elected lawmakers fled out the country. Now, आगे what will be the thing? What's happening currently?
व्हाट्स हैपनिंग करंटली की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के जो अभी लीडर हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो एक लीडर बचे हैं या जो हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वन पर्सन है, अमीर खान मुताकिन। अमीर खान मुताकिन की अगर मैं बात करूँ, ही इज़ द फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और उन्होंने करेंटली ही इज़ होल्डिंग टॉक्स विद तालिबान। ही इज़ ट्राइंग टू होल्डिंग टॉक्स विद तालिबान, या फिर उनके जो मिनिस्टर तालिबान के नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं वो। अलॉन्ग विद आमिर खान मुताकिन हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी नेगोशिएशन के जो पर्सन थे अब्दुल्ला, देन हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करज़ाई, ये लोग कुछ लीडर्स अभी भी हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं नेगोशिएशन करना विद तालिबान। ठीक है, तालिबान ने कहीं ना कहीं खुद को, हमने उस दिन भी देखा था, इस्लामिक एमिरेट्स डिक्लेयर कर दिया है खुद को। इस्लामिक एमिरेट्स डिक्लेयर करने के बाद वो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि अब जो है जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ हेड बैठते थे वहाँ पे तालिबान के एक्सपर्ट्स रहेंगे, और उनका ये बोलना है कि जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अभी मुल्ला अखुंज़ादा, वो जो है खुद को अमीर बोलते हैं ऑफ अफ़गानिस्तान, द हेड ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, अंडर द प्रोसेस उन्होंने ये चीज़ बोला, उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर किया है। प्रेस में ये भी चीज़ बोला गया था कि हम एक नया गवर्नमेंट अब फॉर्म करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अफ़गानिस्तान, जहाँ पर हम वुमेंस को राइट देंगे। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोला कि विल गिव राइट्स टू वुमेन। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पुराने वाले की तरह हैं, विल गिव राइट्स टू वुमेन करेंटली। और अगर मैं बात करूं, उन्होंने बोला कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, जो भी बच्चे लोग हैं जो अभी भी हैं अफ़गानिस्तान में, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी टारगेट करेंगे। The fallen government or the foreigners asked government employees including women to continue to go on work। ये चीज़ उनका बोलना है। तालिबान ने बोला कि हम किसी को भी टारगेट नहीं करेंगे, जिनका जैसा वर्किंग हो रहा था आप लोग वैसा वर्किंग करो, उसमें अगर वुमेन्स है, मीडिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना काम करो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रहा है तालिबान कि दे हैव चेंज्ड अ लॉट। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि वी आर गिविंग राइट्स टू यू। Taliban militants in the military vehicles abandoned by the government soldiers. Taliban have also set up checkpoints across the cities. तो आई डोंट नो कि ये उनका इनिशियल दिखाने का तरीका है कि सच्ची में वो चेंज हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू 1996 से अभी तक, बट उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोला कि आप अपना वर्किंग करो, आप को हम बाहर निकलने से मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाउ तालिबान हैज़ चेंज्ड, हाउ तालिबान हैज़ चेंज में अगर मैं बात करूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था काबुल में, उसमें तालिबान ने ये सजेस्ट किया कि एटलीस्ट फॉर नाउ हम एक ट्रांजिशन ला रहे हैं हमारे अंदर, हम वो पुराने तालिबान नहीं हैं। हम ये भी ट्राई करेंगे कि जो लोग अभी भी अफ़गानिस्तान में हैं, जो कि नहीं गए हैं, वो यहीं पे रहे, क्योंकि हम बहुत चेंज ला रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 1996। बट अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वो दिखा रहे हैं डुप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी जो दिखा रहे हैं, इज़ इट फॉर नाउ ओनली, लोगों को भला फुसलाने के लिए कर रहे हैं कि सच्ची में ये चेंजेस उनके अंदर आए हैं। While clarity is yet to emerge on what kind of regime is going to be formed in Kabul, there is little evidence to suggest that Taliban has gone through a ideological transformation. आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हम बोलेंगे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू 1996 उस टाइम पर जितने रिस्ट्रिक्शंस थे उतना रिस्ट्रिक्शंस अभी नहीं लगा रहा है तालिबान फ़िलहाल के लिए। ठीक है, 1996 से 2001 के बीच में उन्होंने सारे ही आदमियों के ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड कर दिया था, वुमेंस को बाहर निकलने को मना कर दिया था काम करने के लिए, गर्ल्स को कम्प्लीटली बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था अनटिल एंड अनलेस आपके साथ कोई मेल कंपेनियन हो। मेल को बोला गया था कि यू हैव टू कंपल्सरी ग्रो योर बियर्ड। ठीक है, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उस टाइम पर कि वुमेन्स को वर्किंग मना है, गर्ल्स बाहर नहीं जा सकते अनटिल अनलेस उनके साथ कोई मेल कंपेनियन ना हो, सबके वुमेन्स राइट को सस्पेंड कर ह्यूमन्स राइट को सस्पेंड कर दिया गया था, और आदमियों को दाढ़ी बढ़ाना कंपल्सरी कर दिया गया था। उस टाइम पर हम बोल सकते हैं एम्यूटेशन, स्टोनिंग, ये बहुत कॉमन था, पत्थरबाजी। ठीक है, वहाँ के जो फुटबॉल स्टेडियम्स थे ड्यूरिंग दैट टाइम, उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन ग्राउंड बना दिया गया था। कंटिन्यूसली मर्डर्स एंड असैसिनेशंस करवाया जाता था इन दैट ग्राउंड।
ठीक है। म्यूज़िक, टीवी, सिनेमा, ये सब वो सब चीज़ तो छोड़ो, कम से कम काइट फ्लाइंग भी बैन किया गया था ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है। उनके जो मॉन्यूमेंटल स्टैचूज थे, एक मॉन्यूमेंट थे वहाँ पे जिनका नाम था बमियान बुद्धा, द बमियान बुद्धा, जो कि ऐसा माना जाता था इट वाज ओल्ड फ्रॉम 6th सेंचुरी, उसको तक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ड्यूरिंग दैट टाइम बाय दिस तालिबान ग्रुप। ठीक है। तालिबान कहीं ना कहीं बोलता था कि हम ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, हम प्रॉपर सिर्फ हमारे प्योर इस्लामिक सिस्टम में बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उस टाइम पर इतना डिस्ट्रक्शन लाते थे। ठीक है। विदाउट एक दिन नहीं जाता था जबकि तालिबान में ब्लड शेड, फिर ये गन शॉट की आवाज़ या बॉम्बिंग की आवाज़ ना आए। But their long road to victory has marred their violence. Over the 20 years, they have carried out many attacks, including the suicide attack, killing thousands of civilians, particularly after the US Taliban agreement. हमारा जो US Taliban agreement हुआ था Feb 2020 में, उसके बाद से ये चीज़ नोटिस किया गया कि उनकी ये सब चीज़ और हुई जा रही थी, ये जो बॉम्बिंग हुआ, सुसाइड्स हुआ। बट अब के टाइम पे वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम चेंज हो चुके हैं। ठीक है। अफगानिस्तान सॉ सीरीज ऑफ असैसिनेशन ऑफ जर्नलिस्ट, लिबरलिस्टिक पीपल एंड इवन पायलट्स इन द एरिया तालिबान कैप्चर्ड सिंस मे। अब हम जो सिचुएशन जो देख रहे थे, अब तक पढ़ रहे थे, वो हमारा 1996 से 2001 का था। अब जो हम देखेंगे वो हमारा होगा करेंटली आफ्टर मे, क्योंकि 1 मई के बाद से US मिलिट्री ने बोला कि हम हमारे मिलिट्रीज़ को वापस ले रहे हैं। अब जो सिचुएशन उसके बाद हमने देखा, जर्नलिस्ट हुए, पायलट्स हुए, लोग हुए, उनको सिर्फ कंटिन्यूसली सिर्फ वैसे ही मारा जा रहा था, पब्लिक एग्जीक्यूशंस किया जाता था, मारा पिटाई किया जाता था, फोर्स्ड मैरिज करवाया जाता था। यंग गर्ल्स को जो मिलिटेंट मेंबर्स थे इनके, उनके साथ फोर्स मैरिज भी करवाया जाता था काबुल में। फिर ये भी चीज़ देखा गया कि ये जो तालिबान के लोग थे, ये लोग डोर टू डोर सब जगह चेक करते थे कि कौन कौन मेंबर्स हैं जो, या कौन कौन ऑफिशियल्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। कौन कौन गवर्नमेंट की ग्रुप में वर्किंग कर रहा है। ऐसा एक सिचुएशन बन गया था कि एयरपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो अफ़गानिस्तान का सेक्शन था वो मिलिट्री मतलब इस्लामिक मिलिटेंट दिखने लगा था, ना कि हमारा एयरपोर्ट जो नॉर्मली दिखता है। Then Wednesday को तालिबान militant in Jalalabad opened fire into a crowd of protestants, putting down the first demonstration of public dissent violently. अभी ये लोग एक जगह बोल रहे हैं कि हम आपको राइट्स दे रहे हैं, दूसरी जगह यही वेनसडे को उन्होंने ओपन फायर किया ग्रुप ऑफ पीपल को जो कि इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है। तो ये भी दिखा। फिर वहाँ के जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये चीज़ बोला कि हम जो है लोगों के राइट्स को मतलब वी पीपल आर नॉट सपोर्टेड। तालिबान की हिस्ट्री डेवलपमेंट की ग्राउंड पर हम लोगों के राइट्स को सपोर्ट करते हैं, पर नॉट ऑन दिस बेसिस। अगर वो अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो विल नॉट टॉलरेटेड। ऑन दी अदर हैंड एक जगह से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, बॉम्बिंग हो रहा है, ह्यूमन सुसाइड्स करवा रहे हैं। दूसरी जगह से दे आर शोइंग द विलिंगनेस कि हम आपकी कंट्री को अच्छे से चलाएंगे। ठीक है। वी आर विलिंगनेस टू एंगेज विद अदर कंट्री। उन्होंने ये अपने स्पीच में बोला कि हम चाइना और रशिया जैसे कंट्री के साथ कोलैबोरेट करेंगे, एंगेज करेंगे, ताकि अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हो। ठीक है। और पाकिस्तान को उन्होंने ओपनली वेलकम किया टू कैप्चर द पावर। सो कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन हो चुकी है कि वो लोग दिखवाना क्या चाहते हैं। आर दे ट्रूली द थिंग्स जो विलिंगनेस दिखा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ अभी के लिए कर रहे हैं ताकि लोग इनका मान जाए। इज़ देयर एनी रेसिस्टेंस। जो लास्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, लास्ट पार्ट ये बोल रहा है कि हमारा जब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, जब 2001 में जब हमारा पहला गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था बरहुद्दीन रब्बानी, ये जो थे वो उस टाइम के पहले प्रेसिडेंट थे नॉर्थ अलायंस ग्रुपिंग के। और ये चीज़ बोला जाता है कि अभी के टाइम पे अगर वो अपनी फिर भी मतलब वो अपना रिलेशन यूज़ करे, वो अपना थिंकिंग यूज़ करे, तो शायद चीज़ें बदल सकती है। क्यों ये चीज़ बोला जा रहा है? क्योंकि अभी फ़िलहाल जो चीज़ें दिखी जा रही है वो बोल रही है कि यही ऑफिशियल हैं, ही इज़ द ओनली वन ऑफ द ऑफिशियल ऑफ अफगान गवर्नमेंट, जो कि हमारे
चीज़ों को शायद सुधार सकते हैं या फिर एक नेगोशिएशन ला सकते हैं। ठीक है। मिस्टर सलेम, द फॉर्मर आयड ऑफ मसूद्दीन ड्यूरिंग द नॉर्थ अलायंस, इज बिलीव टू बी द पैंजियर अलॉन्ग द अहमद मसूद, द सन ऑफ अहमद Masood. On August, almost the same time, Taliban Muajiddin was holding a press conference in Kabul. Mr. Saleh tweeted saying that the legitimate caretaker president of country according to Afghanistan constitution. He also asked Afghan to join the resistance. He is too early to say which direction Salah's effort will go. मिस्टर सैलान का यही बोला है कि शायद चीज़ें सही हो सकती है और उनका ट्वीटिंग ये बोलता है कि आप जितना रेसिस्ट कर सकते हो करो, लेट्स सी आगे क्या होता है रिलेटेड टू दिस। ठीक है। इन 1990s हमारे मसूद, जिनके बारे में बात किया था, हैड बैकिंग ऑफ रशिया, ईरान, इंडिया एंड नदर्न अलायंसेस एंड वॉज स्ट्रॉन्ग अक्रॉस दी नदर्न प्रोविंसेस। This time, Panjshir is the only province that stayed out of the Taliban's control. It's to be seen whether Panjshir should hold Taliban and Mr. Saleh could muster enough. तो ये जो मिस्टर सलेम है, ये अफ़गानिस्तान का एक जगह है पंजीर, उसके फॉर्मर हेड हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिकली, और अब तक तालिबान इस जगह को कंट्रोल नहीं कर पाया है। तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि शायद हमारे मिस्टर सलेम उस चीज़ को सीधा ठीक कर पाए या शायद उनके कंट्रोल में आ जाए। वी रियली डोंट नो क्या हो जाएगा आगे। लेट्स सी आगे क्या आर्टिकल्स आते हैं इसके रिलेटेड। द नेक्स्ट न्यूज स्टेट्स द पुलिस वी नीड। द पुलिस वी नीड इसके लिए आया है, ये इसकी वजह से आया है क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग जो होता है आफ्टर गिविंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आपकी जो ट्रेनिंग होती है, ये चीज़ देखा गया था कि रिसेंटली जो ये साल का नेशनल पुलिस अकेडमी का ट्रेनिंग हुआ था, उसकी जो विनर है, उसमें जिनको अवार्ड दिया गया था, जिनका नाम था रंजिता शर्मा। रंजिता शर्मा वॉज अ पर्सन जो कि इस साल के नेशनल पुलिस एकेडमी में उनको 2 अवार्ड्स मिले। एक बेस्ट ऑलराउंड IPS प्रोहिबिशनर मिला और एक स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फॉर द बेस्ट आउटडोर प्रोहिबिशन मिला। सेम चीज़ लास्ट ईयर भी अगर हम देखें, लास्ट ईयर भी देयर वाज अ वुमेन जिनका नाम था किरण श्रुति। ठीक है। सो ये जो रिपोर्ट निकाला गया था, यानी जो न्यूज़ आया गया था कि कंटिन्यूसली 2 साल से जो हमारे IPS के अवार्ड्स हैं, नेशनल पुलिस एकेडमी के जो अवार्ड्स है वो वुमेन्स लेके जा रहे हैं या वुमेन्स को मिल रहा है बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्किंग। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम का जो चेंज आया है हमारे ब्यूरोक्रेट्स में या जो चेंज आया है पुलिस सर्विस में, हमें एक्चुअली कैसा पुलिस चाहिए, हमें कैसी पुलिस सर्विसेज नीडेड है ड्यूरिंग टुडेज टाइम। द चॉइस ऑफ प्रोहिबिशनर कमांडिंग द पैसेज आउट परेड इज़ रीजनेबल। ठीक है। अगर हम एक पुलिस की बात करें या एक प्रोहिबिशनर ऑफिसर की बात करें जो फिलहाल प्रोहिबिशन में है, वो पर्सन को सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वो आउटडोर में आउटस्टैंडिंग हो, आउटडोर के साथ कहीं ना कहीं इंडोर, दैट इज़ दी प्रैक्टिकल चीज़ें जो नॉलेज है उसमें भी वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। आप एक बेस्ट प्रोहिबिशनर किस बेसिस पे उसको कंडक्ट करोगे या किस बेसिस पे उसको जज करोगे? दैट पर्सन शुड हैव अ गुड कंडक्ट। ठीक है। एम्पैथी की बात करूँ, क्विक रिफ्लेक्सेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे, कि वो कितनी क्विकली किसी चीज़ का डिसीजन एक्यूरेटली बना रहा है। सो आज के टाइम की अगर हम पुलिस की बात करें, ये कुछ आइडियल क्वालिटीज़ हैं जो कि देखा जाता है कि आज के टाइम के पुलिस ऑफिसर्स में होने चाहिए। बिकॉज इफ़ यू हैव सच क्वालिटीज़, आप कितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, आप वो सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो। कैसा भी एंटी सोशल एलिमेंट हो, आप उसको झेल सकते हो या उस चीज़ का कहीं ना कहीं वे फॉरवर्ड निकाल सकते हो। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि बोला जाता है कि आज के टाइम के पुलिस ऑफिसर्स में होने चाहिए। द मोस्ट पॉजिटिव फीचर टुडे इज़ दैट द मेनी IPS ऑफिसर्स आर टेक सेवी, टेक्नोलॉजी सेवी, जिसके वजह से जो फ्यूचर लॉ इन्फोर्समेंट है वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं एलिट IPS के फॉर्म में जाता है, क्योंकि मोर ऑफ द टेक्नोलॉजी अगर यूज़ होगा तो कहीं ना कहीं हमारा रेगुलेटरी पब्लिक असेंबलीज और सॉल्विंग द क्राइम शायद और अच्छा हो सके टेक सेवी होने के वजह से। ठीक है। टेक सेवी होने के
वजह से। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट थिंग जो इसके बारे में बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि ग्लिटरिंग द पासिंग आउट परेड्स थ्रू आउट सीम्स टू बी विंडो ड्रेसिंग। The National Police Academy has a greatest role in building the character। सबसे बड़ा कैरेक्टर या सबसे बड़ा रोल जो हमारे ये कैसा पुलिस हमें चाहिए वो हमारा नेशनल पुलिस अकेडमी फ्रेम करता है, क्योंकि ये जिस हिसाब से उनको ट्रेन करेंगे उस हिसाब का पुलिस हमें ऑफिसर्स या उस हिसाब की हमें सर्विसेज मिलेगी। What does an average citizens want from a police? सिटीजन्स का क्या डिज़ायर है? सबसे पहला डिज़ायर अगर मैं बात करूँ, दे वॉन्ट अ फ्रेंडली, वी कैन से अ फ्रेंडली पुलिस फोर्स। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं जो पुलिसेस हैं, हमारा जो कस्टोडियल वायलेशन इतने हो रहे हैं, कस्टोडियल हमारे अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि वो हमें वैसी फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मिलती या फ्रेंडली पुलिस फोर्सेस नहीं मिलता। सबसे पहला दे वांट अ फ्रेंडली पुलिस फोर्स। दूसरी चीज़ ट्रीटमेंट जो है दोनों को, दो इट बी रिच और पुअर, दोनों को इक्वल ट्रीट करे, ना कि दे डिवाइडेड ऑन दी दैट स्टेटस बेसिस। ठीक है, कहीं ना कहीं दे वुड ऑल्सो लाइक टू सी लेस पुलिस स्टेशंस। आज के टाइम पे कुछ भी छोटे केसेस होंगे, पुलिस स्टेशन आ जाओ हम बात करते हैं। सो कहीं ना कहीं एक सिटीजन्स की भी वो डिज़ायर होती है कि हमको उतने पुलिस स्टेशंस के राउंड नहीं मारने हैं। ठीक है, आप उसी में हमें वो प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करके दो। नेक्स्ट चीज़ है नो ब्राइब। आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन हो गया है, पुलिस ऑफिसर्स ब्राइब ले रहे हैं। ठीक है, पेइंग ले रहे हैं एक काम करवाने को। ठीक है, कुछ ही ऐसे जगहs हैं जहाँ पर ये सिटीजन्स की कंप्लेन नहीं होते, नहीं तो मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस इन इंडिया में ये कंप्लेन्स होते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे पुलिस फोर्स में नहीं है। स्टिल वी आर कंट्री वेयर द क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ हाई। आर्गुइंग दैट दिस इज़ द केस इन मैनी ऑफ द कंट्रीज इज़ नो कंसोलेशन। While many quote data, we would like not to do the since the availability data have issues. There is underreporting of the cases. Police often refuse to register the complaints. परसेप्शंस के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से वो केस लेते हैं कि उनको वो केस लेना है कि नहीं। गैंग रेप एंड मर्डर्स इन 2012 ऑफ यंग वुमेन्स इन दिल्ली लेफ्ट एंड इनएडिबल स्कार्स नॉट मेनली ऑन द फेसेस ऑफ दिल्ली पुलिस बट द होल इंडियन पुलिस। क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है कि हमारा इंडियन पुलिस किस बेसिस पे काम कर रहा है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जो हमारे सिटीजन्स चाहते हैं कि हमारे पुलिस फोर्स हमें प्रोवाइड करे या पुलिस फोर्स हमें दे। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट न्यूज़ जो है, लास्ट न्यूज़ इज कीपिंग एन आई ऑन चाइनाज एक्सपांडिंग स्टैग। चाइनाज एक्सपांडिंग स्टैग की अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ नोटिस किया जा रहा था कुछ दिनों से कि चाइना अपना न्यूक्लियर वेपन्स या जो उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं उसको एक्सपांड कर रहे हैं। If you will see, more evidence energized recently that People's Republic of China is expanding the size of their nuclear arsenal। ठीक है, ये चीज़ नोटिस किया गया था, न्यूक्लियर एरेसल्स वो लोग एक्सपांड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा जो हमें रिकॉर्ड किया गया है। China's nuclear buildup is mired up the considerable dispute. The source of contamination is over the scope and prosperity, the size of people's nuclear capabilities. The constructions of nuclear missiles also field in the Xinjiang region in the West China indicates that the People's Republic of China is fielding the large nuclear forces बनाने की कोशिश कर रहे हैं। The most likely reason behind is that China's nuclear arsenal is increased servably and the arsenal against the first strike for the nuclear and the अटैक्स। ठीक है, मोस्टली यूएस हो गया, वॉशिंगटन हो गया, यहाँ पे लार्ज एरेसल्स बनते हैं। अगर मैं बात करूँ 3800 वॉरहेड्स रहते हैं, पेयर्ड ऑफ ग्रोइंग डिफेंस इक्विपमेंट्स यहाँ पे रहते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्ट्राइक एनर्जी की, द लैंड बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज सो also enabled China to present the nuclear adversary with largement of targets to strike। ठीक है, why is New Delhi sound
शुड ट्रैक। क्यों न्यू दिल्ली बोल रहा है? क्योंकि चाइना के साथ अगर हम आज की रिलेशन देखें, चाइना बीइंग अ बॉर्डरिंग कंट्री नहीं भी होके, बट चाइना का इन्फ्लुएंस हमारी बॉर्डरिंग कंट्री में बहुत होता है। चाइना का इंसर्जेंस भी देखा जाता है, चाइना की वर्किंग, चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे बहुत सारे कंट्रीज़ में होता है। तो चाइना का ये न्यूज़ जो है कि न्यूक्लियर स्टैक किस लेवल में बढ़ रहा है, अब इसके आगे और जो न्यूज़ आएगा वो हम देखेंगे कि इनकी जो वर्किंग्स है वो इतनी क्यों बढ़ रही है, स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्या है। सो आई होप कि आई वांट इस पर आप लोग एक आंसर राइटिंग करो या खुद से एक नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करो कि चाइना का न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, कि कब से उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन स्ट्रॉन्ग बनाने का कोशिश किया, करेंटली उनके न्यूक्लियर वेपन्स में क्या क्या है, उनका रिलेशन बाकी के कंट्रीज़ के साथ क्या है। सो अगर इफ़